Hello, student. Let's start the second chapter of your history chapter, making a global world. So, this topic is interwar economy. So, as you know, First World War started from 1914 to 18, जिसके कारण सारा यूरोप सारा वर्ल्ड तक हिल गया. तो उसके काफ़ी सारे बैड इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड पे आए. तो सबसे पहले हम गो थ्रू करेंगे वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस कि क्या क्या चेंजेस हुई. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे आपको पता है दैट वाज फोर्ट बिटवीन एलाइज एंड एक्सिस पावर. तो सॉरी, एलाइज एंड सेंट्रल पावर. एलाइज पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में यूएस ने ज्वाइन किया. और उसके सेंट्रल पावर थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. तो 1914 में अगस्त में शुरू हुआ. उनको लग रहा था कि बड़ी जल्दी हम क्रिसमस तक इसको ख़त्म कर लेंगे वॉर. लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि कैसे 4 साल ये खिंच गया और ये लड़ाई जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका था. तो उन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस, जैसे आपने देखा ये सारी मेन कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई. तो तो ये सारी आप इस कह सकते हैं ये फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी और काफ़ी डेवलप वेपन्स का इसमें यूज़ किया गया, जैसे कि मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, जो आज तक पहले कभी नहीं हुए थे, और काफ़ी लार्ज स्केल पे इन सबको यूटिलाइज़ किया गया. तो ये फाइट वॉर करने मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें आप कह सकते हो कि जो डेथ स्केल था 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर हो गए. तो ये बहुत बड़ी एक पहले से मतलब एक बड़ी से आप कह सकते हो फिगर थी, जो कि पहले आज तक कभी नहीं हुई थी. फिर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मारे मारे गए और काफ़ी सारों को बंदी बना लिया गया, और डेथ इंजरीज काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण जो वर्किंग एज वाले लोग थे वो काफ़ी हद तक मारे गए, जिसके कारण फैमिली का काम या तो वुमेन को देखना पड़ा और या तो फैमिली हाउसमेट में इनकम काफ़ी कम हो गई. तो द एंटायर सोसाइटी काफ़ी दोबारा से रीऑर्गेनाइज करनी पड़ी. वीमेन फोक फोर फ्रंट पे आ गए. तो दिस इज़ अ पिक्चर. वर्कर्स इन अ म्यूनिशन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. हाँ जी. तो दिस वॉर लेड टू द snapping of economic links between some of the world's largest economic powers which were now fighting with either to pay for them. तो आपस में इन यूरोपियन पावर जो कि मिलिट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर बन चुकी थी, एक दूसरे में वॉर होना बहुत आम बात बन चुकी थी. सो एज ब्रिटेन ने काफ़ी हद तक पैसा बोरो किया था यूएस से फर्स्ट वर्ल्ड वरना दैट वाज नॉट इजी के सारा का सारा कॉन्टिनेंट ही एक तरह से कर्जाई बन चुका था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड में चाहे जीता था लेकिन फिर भी उनके रिसोर्सेज काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके थे. उनकी मैन मनी पावर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी इन सारे एलाइज की और सेंट्रल पावर की भी. तो यूएस जिसने कि बाद में पार्टिसिपेट किया था वो काफ़ी हद तक सबको कर्जा दे रहा था. तो इंटरनेशनल लेवल पे वो एक तरह से डेब्टर बन चुका था और इंटरनेशनल क्रेडिटर दे रहा था जिससे यूरोप वाले जैसे कंपनीज को. तो दैट वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्रॉम द डेबिटर. तो पोस्ट वॉर इकोनॉमी कैसी थी, रिकवरी कैसी थी पोस्ट वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. तो पोस्ट वॉर के बाद जो इकोनॉमी थी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, जिसमें कि वर्ल्ड की लीडिंग जो इकोनॉमी थी जो पहले थी उससे बिल्कुल ही क्राइसिस आ चुके थे, काफ़ी संकट में गुजर रही थी. क्योंकि ब्रिटेन काफ़ी हद तक वॉर में इंडल्ज रहा, तो जो जापान जैसी कंट्रीज थी वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी थी. तो ब्रिटेन बाद में अपनी वो पोजीशन ना गेन कर पाया जो कि उसकी वॉर के पहले थी. तो क्योंकि ब्रिटेन को एज आई टोल्ड यू काफ़ी हद तक उसने बोरो यूएस से किया हुआ था, तो ब्रिटेन को काफ़ी हद तक ये सारे टैप अपने डेट्स कर्जे चुकाने पड़ रहे थे यूरोप यूएस को. तो वॉर के कारण काफ़ी इकोनॉमिक जो बूम आया, दैट इज़ द इंक्रीज ऑफ डिमांड हो गई, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गई. और जब वॉर एंड हुई तो उसके कारण क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी. उसी टाइम गवर्नमेंट ने जो आपका एक्सपेंडिचर वॉर एक्सपेंडिचर था टू ब्रिंग दैम एट अ लाइन विद द पीस टाइम रेवेन्यूज़ को इकट्ठा करना शुरू किया, कैसे उसने सारे वापस कर्जे करने हैं, ये सारा कुछ करना शुरू किया, जिसके कारण काफ़ी सारी जॉब लॉस हुआ और 1921 में, और जिसमें कि एवरी 5 ब्रिटिश वर्कर अनएम्प्लॉयड था. तो मतलब काफ़ी हद तक ब्रिटेन की हालत खस्ता हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो हर तरफ चिंता, अनसर्टेनिटी दिख रही थी, जो कि पोस्ट वॉर का सीन दिख रहा था.
और जो काफ़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी संकट में आ चुकी थी। अगर आप वीट प्रोडक्शन का केस लो तो उस टाइम ईस्टर्न यूरोप जो कि एक मेजर सप्लायर वीट का रहा था सारे वर्ल्ड मार्केट में, उसकी काफ़ी हद तक प्रोडक्शन कम हो चुकी थी। दैट इज़ द वीट प्रोडक्शन विद द कंपेरेटिव टू कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हद तक वो अपने आप को एक्सपेंड कर चुकी थी। तो वॉर के बाद एक बार फिर यूरोप ने अपने आप को रिवाइव किया, जिसके कारण एक ग्लट आ गया वीट आउटपुट में। ग्लट का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा कब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको आप ग्लट कहते हो, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी ग्रो कर रहे थे वीट, और इधर यूरोप ने इंग्लैंड में अपनी वीट को ग्रो करना शुरू किया, जिसके सारे वर्ल्ड वाइड एक ग्लट आ गया, जिसके कारण ग्रेन के प्राइसेस कम हो गए, रूरल की इनकम काफ़ी डिक्लाइन होगी और काफ़ी हद तक फार्मर्स कर्जाई हो गए बिकॉज ऑफ सो मैनी वीट प्रोडक्शन। तो राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो अब यूएस की जो रिकवरी हो रही थी काफ़ी क्विक होनी शुरू हो गई, जैसे कि हमने देखा है कि मैंने बताया कि यूएस सबको कर्जा दे रहा था। तो शॉर्ट पीरियड टाइम के कारण इकोनॉमिक ट्रबल जो ईयर आफ्टर ईयर थी, यूएस की इकोनॉमी काफ़ी रिज्यूम्ड होगी और इसने ग्रोथ काफ़ी बढ़नी शुरू होगी 1920s में, क्योंकि इसने अपने कर्जे जो दिए थे इसने वापस लेने शुरू कर दिए। इसका एक खास फीचर ये था कि 1920s में मास प्रोडक्शन होनी शुरू हुई विद इन अमेरिका। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, ध्यान से देखना। इसमें क्या हुआ कि 1920 में खासकर जो इसकी थी मास प्रोडक्शन, जो कि थ्रू हुई वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ही वाज फ्रॉम यूएस। अब उसने सबसे मास प्रोडक्शन का मतलब बहुत बड़े लेवल पे कार की प्रोडक्शन शुरू कर दी। उसने ये शुरुआत की विद द असेंबली लाइन। असेंबली लाइन कहाँ पे की उसने? शिकागो स्लॉटर हाउस में, जहाँ के एनिमल्स को काटा जाता था शिकागो में। और यहाँ पे सारा कुछ कन्वेयर बेल्ट पे होता था, मतलब कि अगर आपकी बेल्ट चल रही है दैट इज़ कीप ऑन गोइंग। पहले तो एनिमल्स को स्लॉटिंग करती थी, लेकिन अब क्या आपका हो रहा है, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है जिसमें कि डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ आपकी कार चलनी है। जैसे कि आपकी फ्रॉम द ए दिस फोर्ड कार हैज़ टू बी स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या है, जो वर्कर बैठा उसने यहीं पे काम करना है। दैट मे बी जस्ट स्क्रू का काम कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है। दूसरी स्टेज में दूसरा वर्कर है, उसने अपना काम करना है, तीसरा वर्कर है। तो इस तरह आपका जो कन्वेयर बेल्ट है वो चलती जाएगी। मतलब अगर एक वर्कर यहाँ पे उसके लिए 2 मिनट का टाइम रखा गया, 2 मिनट में उसको अपना काम खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो कन्वेयर बेल्ट के अकॉर्डिंग वो आपकी कार की मैन्युफैक्चर दूसरी स्टेज तक पहुंच जाएगी। अगर यहाँ पे उसके लिए दूसरे मैन्युफैक्चर के लिए इसके लिए 15 मिनट फिक्स किए गए हैं, तो 15 मिनट के अंदर इस वर्कर को ये पूरा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बेल्ट फिर चढ़ पड़ेगी टू द थर्ड स्टेज। तो यहाँ पे भी इस स्टेज में भी इस वर्कर का काम पूरा फिक्स है। मतलब हर चीज़ हर कन्वेयर बेल्ट पे चलती जाएगी और हर वर्कर को अपनी आउटपुट पूरी देनी पड़ेगी। वो इस टाइम में ना तो अपने टी टाइम में ना तो कोई गॉसिप ना कहीं और जा सकता है, क्योंकि अगर वो अपना काम यहाँ पे पूरा नहीं करेगा दूसरे वर्कर के लिए प्रॉब्लम आएगी, तो सारी की सारी आउटपुट वो इनवैलिड हो जाएगी। तो इस तरह कन्वेयर बेल्ट का मतलब है हर एक वर्कर को अपना बेस्ट आउटपुट दे के इसको सेकंड वर्कर को पहुंचाना पड़ेगा। एंड में आके आपकी पूरी मैन्युफैक्चर जो है A to Z काम वहीं पे चल रहा है। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कन्वेयर बेल्ट दैट इज़ डन इन द असेंबली लाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोर्ड कार्स, दैट इज़ डन बाय हेनरी फोर्ड। तो दैट न्यू कार प्लांट इसका था डेट्रियट में था। तब उसको ये लगा कि ये बहुत अच्छी स्पीड से काम हो सकता है अगर असेंबली में हम करेंगे व्हीकल्स के लिए। तो वर्कर्स ने पहले तो काम शुरू कर दिया, लेकिन जब वर्कर ने रियलाइज़ किया कि ये काम तो बहुत ज़्यादा टायरिंग है, बहुत ज़्यादा हमारे के लिए हो रहा है, क्यों हमें वेजेस तो बहुत कम मिल रही है लेकिन उसके लिए हमें काम बहुत स्पीड से करने पड़ रहा है, तो वर्कर्स ने यहाँ पे काम छोड़ना शुरू कर दिया। ओके, तो इस सारी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए हेनरी फोर्ड ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि 3 मिनट्स एंड इंटरवल हर एक को काम करना पड़ता था। तब हेनरी फोर्ड ने ये डिसीज़न लिया कि मैं आपकी जो वेजेस है उसको डबल कर दूंगा, लेकिन स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको अगर काम करना है तो वर्कर्स वर वेरी हैप्पी कि हमें डबल मिल रहा है, दैट इज़ द $5 उनको देना शुरू कर दे। 1914 में चल रहा था और उनको ये डिमांड रखेगी कि आप कोई भी वर्कर यूनियन ही बनाओगे। तो अब वर्कर्स भी खुश थे कि हमारी वेजेस डबल हो गई हैं, और हेनरी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी फोर्ड की जो प्रोडक्शन थी मास प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो चुकी थी।
तो काफ़ी हाई वेजेस पे काम करने का फैसला जो था उनको लगा कि दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि अब उन्होंने स्पीड और तेज़ कर दी थी असेंबली का इनकी, और प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से होनी शुरू हो गई थी। तो इस तरह आप कह सकते हैं, वो कहता था दैट वाज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग ही हैड एवर मेड। तो फोर्ड जो इंडस्ट्री की एग्जांपल थी यूएस की, दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल टू गिवन टू द अदर्स वन ऑल्सो, दैट हैपेंड इन 1920s, दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, जिसके कारण काफ़ी सारा प्राइजेस जो थे गाड़ियों के कम हो गए, दैट इज़ अ फोर्ड के कारण इंजीनियर गुड में, एंड थैंक्स टू द हाई वेजेस काफ़ी वर्कर ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, और प्रोडक्शन ऑफ कार बहुत बढ़ गई। तो कार प्रोडक्शन यूएस में इतनी ज़्यादा बन गई, फ्रॉम 2 मिलियन टू 1919 टू 5 मिलियन 1929, 10 सालों में 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी इनकी प्रोडक्शन फोर्ड गाड़ियों की। तो दैट वाज अ स्पर्ट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। अब आप तो इस तरह कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा हद तक लोगों ने अपने हाई परचेज का मतलब, अब उन्होंने लोगों ने भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया और इन्होंने लोन पे चीज़ों को लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बन चुका था। अपने हाउसेज लेने शुरू कर दिए, दैट बिकम टू ऑनर्स बनने शुरू हो गए। और ये 1920s में आप कह सकते हो कि हाउसिंग कंज्यूमर बूम, मतलब उन्होंने अपने घर, अपनी कंज्यूमर गुड्स काफ़ी इंक्रीज, बूम मतलब इंक्रीज कर दी थी 1920s में इन द यूएस। और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हाउसिंग में, हाउस होल्ड में होनी शुरू हो गई, एम्प्लॉयमेंट अच्छी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, राइजिंग कंजप्शन डिमांड हो गई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गई। और 1923 में यूएस का रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल जो उसने दिया होता सारे वर्ल्ड को, वो उसने सारा दोबारा गेन करना शुरू कर दिया। ओके, तो इसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो इसके कारण दैट प्रूव टू ए गुड इन 1929 में, लेकिन एक ऐसा डिप्रेशन आया जिसके कारण सारा वर्ल्ड हिल गया। तो नाउ विल स्टार्ट व्हाट वर द कॉजेज ऑफ 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि आप हर चैप्टर में हिस्ट्री में पढ़ते हो, और जो भी रीज़न है यू कैन गिव ओवर देयर, एंड इफेक्ट उनके सब सेम होंगे। इम्पैक्ट विल बी द सेम वन, बट द कॉजेज कैन बी डिफरेंट वन। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट वर द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो कहते जो आपका डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन था, दैट वाज स्टार्टेड 1929 और मिड 1930s तक, मतलब 30s के 30s तक चलता रहा। और काफ़ी सारा वर्ल्ड इसके कारण प्रोडक्शन, जिसके कारण काफ़ी डिक्लाइन होगी, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, इनकम और ट्रेड सब कुछ खतरे में आ गया था। तो कहते टाइमिंग इम्पैक्ट तो इसके काफ़ी अलग अलग है अलग अलग कंट्री में। अगर जनरली हम देखा जाए, उसका रीज़न नंबर 1 था, दैट इज़ एग्रीकल्चर रीजन, दैट कम्युनिटीज़ वर द वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा इन पे इम्पैक्ट बना उनका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे। और दिस वॉज बिकॉज ऑफ द फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइस, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइस इतने ज़्यादा कम हो चुके थे, एंड द फार्मर्स दे बिकेम डेप्ट, उनके कर्जे में डूब चुके थे और अपने वो भरपाई नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज द इम्पैक्ट फेल्ट ओवर देयर। तो कहते हैं डिप्रेशन का काफ़ी सारे फैक्टर्स हम कॉजेज कह सकते हैं, दैट कैन बी देयर। तो दैट वाज द फ्रेजाइल पोस्ट वॉर, तो आपका एक रीज़न है ही है कि 1914 टू 18 ये तो आपकी इकॉनमी पहले से बड़ी नाजुक चल रही थी। तो सबसे पहला रीज़न था इकोनॉमिक डिप्रेशन का कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हो रही थी। जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि जिसके कारण उनके प्राइसेस कम हो गए थे, और जिसके कारण एक ग्लट बन गया था, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्राइसेस कम होने शुरू हो गए। तो इसके कारण क्या हुआ है, एग्रीकल्चर के प्राइस काफ़ी कम हो गए, और प्राइसेस कम होने के कारण एग्रीकल्चर इनकम भी कम हो गई, जिसके कारण फार्मर्स की जो ट्राई टू एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम, बल्कि फार्मर्स ने प्रोडक्शन को और इंक्रीज करना शुरू कर दिया और मार्केट तक अपना प्रोडक्शन लेके जाना शुरू कर, जिसके कारण पोजीशन और ग्लट, आई अगेन टोल्ड यू, मोर देन इनफ, ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा चीज़ें और बढ़नी शुरू हो गई, जिसके कारण प्राइजेस और ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि बायर्स कम है। ओके, तो डिमांड यहाँ पे कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण प्राइजेस बहुत कम होने शुरू हो गई। सेकेंड रीज़न दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि इकोनॉमिक डिप्रेशन का था, तो मैनी कंट्रीज़ ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी, दैट वाज द फ्रॉम द लोन्स, यूएस से लोन लेके करी थी। अब यहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो गई, मुश्किल हो गई थी, दैट लोन तो उन्होंने ले लिए, दैट वाज गोइंग गुड, अब हर चीज़ अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही यूएस ने ओवरसी लैंडर्स को पैनिक क्रिएट कर दिया, फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल इन द फर्स्ट ऑफ 1928, यूएस ने अपने लोन्स वापस लेने शुरू कर दिए, दैट इज अमाउंटेड $1 बिलियन की।
तो 1 साल के बाद ही जो कि उसकी अमाउंट 1 क्वार्टर ही रह गई, जिसके कारण जो कंट्री डिपेंडेंट थी यूएस पे, अब उनको काफ़ी ज़्यादा संकट काल का सामना करना पड़ा था। तो विद द विदड्रॉल ऑफ यूएस लोन अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट, और सारे वर्ल्ड को यूएस के लोन के कारण ही ये प्रॉब्लम आई अलग अलग तरह से। एंड यूरोप जो था उसने भी अपना लोन पूरा चुका नहीं पा रहा था, इतना लोन ले चुके थे उसके बैंक्स और यूरोप, जिसके कारण काफ़ी उसके बैंक, यूरोप के बैंक बैंक हो गए, अपनी करेंसीज उनकी कोलैप्स हो गई। लैटिन अमेरिका और बाकी जगह पे काफ़ी स्लम्प आया एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल में, वो भी यूएस के लोन वापस नहीं कर पा रहे थे। यूएस ने अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दी, मतलब जो भी सामान यूएस में एंटर करेगा उसको डबल टैक्सेस देने पड़ेंगे टू एंटर इनटू द यूएस, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को बचाना चाह रहा था। और जिसके कारण इट डेल्ट विद अनदर सीवियर ब्लो, सारे वर्ल्ड को एक और सामना करना पड़ा, क्योंकि दे कैन नॉट एक्सपोर्ट टू यूएस। तो आप ये देखते लंबी लाइनें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर लगी हुई हैं, बिकॉज द सो मेनी पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन यूएस। तो यूएस का दैट वाज आल्सो अफेक्टिंग, उसकी इंडस्ट्री कंट्री था, उसमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, प्राइसेस के फॉल होने का, डिप्रेशन का। यूएस बैंक को भी काफ़ी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने लोन्स वापस मंगाने शुरू कर दिए, कि जो लोन उन्होंने सारे वर्ल्ड वाइड दिए थे। तो फार्मर्स अपने हार्वेस्ट को पूरा प्रॉपर बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके तबाह हो चुके थे, बिजनेस वगैरह कोलैप्स हो चुके थे। इनकम फॉल्स होने के कारण हाउस होल्ड जो यूएस था, वो अपना हाउस होल्ड इन यूएस कुड नॉट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड, जो उन्होंने बोरो किया था, कर्जा लिया था, उसको वापस नहीं दे पा रहे थे। और दे वर फोर्स टू गिव देयर होम्स, उनको जो भी उन्होंने, मतलब एक तरह से आप कह रहे हो कि यूएस में लोगों ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया था बाय टेकिंग द लोन्स, जैसे कंज्यूमर गुड्स, अपना हाउस वगैरह लिए थे, अब उनको वही चीज़ें वापस देनी पड़ रही थी जो कि उन्होंने किस्तों पे लिए हुए थे विद इन यूएस, जो हमने पहले पढ़ा था। मतलब 1920 में जो उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली थी, वो विद द पफ ऑफ डस्ट, एक आग झपकते ही सब खत्म होना शुरू हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके इम्पैक्ट्स हैं ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, हर कंट्री में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन देज आर गिवन टू द यूएस। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और लोगों को काफ़ी डिस्टेंस तय करके दूसरी जगह पे जाना पड़ा जॉब लेने के लिए। यूएस का बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया, अपनी इन्वेस्टमेंट वो यूएस नहीं ले पा रहा है, लोन्स नहीं ले पा रहा है, रिपेड डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, और थाउजेंड्स ऑफ बैंक जो उसके बैंक करप्ट हो गए, जिसको उसके कारण क्लोज करना पड़ा। फिनोमना ये रहा कि 1933 में 4000 बैंक जो क्लोज हुए, और 29 to 32 में 110,000 कंपनीज भी कोलैप्स हो गई, ख़त्म हो गई। और 1935 में इकोनॉमिक रिकवरी दैट वाज इंडस्ट्री कंट्रीज में शुरू होगी, बट ग्रेट डिप्रेशन के इम्फेक्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किएगी। तो इंडिया पे ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर पड़ा? तो अगर इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन इंडिया में हम रियलाइज़ करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि हर जगह पे इसका असर हुआ है, तो इसका काफ़ी क्राइसिस हमें इंडिया में भी इफेक्ट करना पड़ा। 19th सेंचुरी में यू सी कॉलोनीज इंडिया, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, तो दैट वर एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर गुड्स एंड इम्पोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड कर रहा था, मतलब एग्रीकल्चर गुड्स को भेज रहा था और मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्ट कर रहा था। डिप्रेशन का इंडिया ट्रेड में, इंडियन रुपीज़ में इम्पैक्ट पड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं पड़ा। इम्पोर्ट्स क्योंकि इसके हाफ हो गए थे जो कि बाहर से आ रहे थे, दैट वाज इम्पैक्टेड, और इंटरनेशनल प्राइस काफ़ी क्रैश हो चुके थे। तो इंडिया दैट ऑल्सो प्लंज बिटवीन 1924 to 34, वीट प्राइजेस का 50% इंडिया में कम हो चुका। मतलब आप देख सकते हो कि रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम काफ़ी फील की गई, लेकिन शहरों में क्योंकि प्राइसेस कम हो रहे थे, देवर हैप्पी, दे कैन ईजिली परचेज दीज थिंग्स। लेकिन जो रूरल पे डिपेंडेंट थे सारे, उनकी इकॉनमी काफ़ी हद तक संकट में आ गई। पीजन फार्मर्स को काफ़ी सामना करना, और लेकिन अर्बन ड्वेलर्स जो थे शहर के रहने वाले, उनको इतना नुकसान नहीं हुआ। फिर वहीं पे इंडिया में सेम चीज़ आई, एग्रीकल्चर प्राइस काफ़ी कम हो गए, और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं रेवेन्यू को कम नहीं करूँगा। अगर आपको याद हो, आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था कि 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी, उसमें बिजनेस मैंने स्पेशली पार्टिसिपेट किया था। वाई दे डिड पार्टिसिपेट, एंड द लार्ज फार्मर्स ऑल्सो। द रीज़न बिहाइंड दैट कि उस टाइम इकोनॉमिक डिप्रेशन में उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण उनको लगा कि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे, शायद उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए।
तो ये यही टाइम पीरियड है कि 1929 के बाद 1930 ईयर आया जिसमें कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की थी, और द बिग बिजनेसमैन एंड लार्ज लैंड ओनर्स दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस। हाँ जी। तो अब इसमें आपकी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हुई, प्रेजेंट को काफ़ी ज़्यादा हिट करना पड़ा। अगर जूट प्रोड्यूसर बंगाल की एग्जांपल ली जाए तो वहाँ पे जो रॉ जूट था फैक्ट्रीज में फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स में हो रहा था, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता था जूट को गनी बैग से फॉर्म में दूसरों कंट्री में, उसको काफ़ी हद तक कलैप्स करना पड़ा, क्योंकि प्राइस ऑफ रॉ जूट के थे जो मोर देन 60% मोर देन बढ़ चुके थे, और पीजेंट जो कि बोरो कर चुके थे कि हमारा अच्छा फ्यूचर होगा, उनको इस तरह काफ़ी हद तक इसका सामना करना पड़ा और वो कर्जे में डूब गए। तो उन्होंने एक यहाँ पे एक पोम लिखी है दिस द बंगाल जूट के लिए, कि कैसे जो मिडल मैन है उनके सारा ले जाते हैं जूट, उनको सिर्फ ₹5 में ही उसका दे के जाते हैं अमाउंट टू द जूट, तो सारा तो जो बिग मिडल मैन है वो ले जाते हैं। तो क्रॉस इंडियन पीजेंट काफ़ी हद तक वो कर्जाई यहाँ पे भी होगी, जो कि वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ है, हर जगह पे होगा। ओके, उनकी सेविंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, लैंड की नीलामी हो गई है, उन्होंने अपनी ज्वेलरी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह काफ़ी हद तक उनको बेच दिया है। डिप्रेशन वाले ईयर थे, और इंडिया जो था एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स का था, गोल्ड स्पेशली। द फेमस इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कैनिस थे, तो थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। उनको लग रहा था कि इंडियन जो गोल्ड का एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके कारण हमारी जो रिकवरी है वो ज़्यादा इजी हो जाएगी, जिसके कारण ब्रिटेन की इसका रिकवरी भी बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड ही है ब्रिटेन भी। तो डिड लिटिल फॉर इंडियन पीजेंट, लेकिन उन्होंने इंडियन पीजेंट के लिए बहुत कम काम किया। तो रूरल इंडिया वॉज दस सीदिंग विद द अनरेस्ट वाइल महात्मा गांधी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस। जैसे मैंने आपको कल बोला है कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जो सारे पीपल देवर द स्पेशली फार्मर्स देवर हैविंग अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक दैट वाज लेस ग्रिम, इतना ज़्यादा बुरा नहीं था फॉर द अर्बन पीपल, क्योंकि प्राइजेस जैसे मैंने बोला प्राइजेस कम हो चुके थे, फिक्स इनकम थी, जिसके कारण उनके लिए रेंट एटसेट्रा सैलरीज वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू द इन गवर्नमेंट एक्सटर्नल टैरिफ प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे आपने जो सिविल डिसोबीडियंस में मूवमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे कि इंडियन जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बाहर के जो इंपोर्ट आ रहे हैं उस पर टैक्सेस हाई टैक्सेस लगा दे, कि जो उनका इंडिया में सामान बिकने वाला है वो ज़्यादा बिके, बजाय कि बाहर वाला जो इंग्लैंड से सामान इंडिया में आ रहा है वो ज़्यादा ना बिके, क्योंकि अगर उस पर टैक्सेस लगा दिए जाएं। तो इसलिए उन्होंने इससे पार्टिसिपेट किया था। देन कम्स रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इकोनॉमी थी दैट विल गो थ्रू। अब यहाँ पे आपकी आ गई जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट हैपन, यू कैन जस्ट मार्क द ईयर्स 1939 टू 1945 आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है। दैट वॉज फोर्ट बिटवीन द एलाइज एंड एक्सिस पावर। एक्सिस पावर आपकी मेनली थी नाजी जर्मनी, जापान, इटली, और एलाइज थे ब्रिटेन, फ्रांस, अगेन द सेम सोवियत यूनियन एंड यूएस। ओके, तो इसको 6 साल ये चलती रही वो वॉर, जिसके कारण काफ़ी डेथ डिस्ट्रक्शन हुआ। 60 मिलियन पीपल, अबाउट 3% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1939 की डैम ख़त्म हो गई, किल्ड हो गई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर इंजर्ड। अर्लियर वॉर की तरह ये भी बहुत ज़्यादा दुखदायक वॉर थी बैटल फील्ड में, और काफ़ी सारे सिविलियंस सोल्जर्स की बजाय मारे गए, और काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ यूरोप एशिया डिस्ट्रॉय हो गए, काफ़ी सिटीज़ डिस्ट्रॉय होगी, बॉम्बार्ड काफ़ी हुआ, काफ़ी एरियल अटैक्स किए गए, और जिसके कारण काफ़ी हद तक इकोनॉमिक डिफास्टेशन हुआ, सोशल डिप्रेशन हुआ। रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉमिस टू अ बिग डिफ़िकल्ट थी। उसके बाद ये जर्मन फोर्सेस अटैक रशिया जुलाई 1945 में देख सकते हो, आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंस हुए जिसके कारण पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन हुई। द फर्स्ट यूएस एमर्जेंस एज द डोमिनेटिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यूएस वर्ल्ड वाइड पावर बन गया। और सेकेंड वॉज द यूएसएसआर दैट इज सोवियत यूनियन दैट ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड पावर, जिसके कारण काफ़ी सारे इनमें नाजी जर्मनी वॉज द
लूजर वन, ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम द बैकवर्ड कंट्री बन चुका था वर्ल्ड पावर में. दैट वाज रिकैप्चर्ड वर्ल्ड वाज, जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन काफ़ी इसको हद तक सामना करना पड़ा. ये स्टैलिन गार्ड है सोवियत रशिया में, दैट वाज डिवास्टेटेड बाय वॉर के कारण कितना तबाह हो चुका है. अब पोस्ट वॉर सेटलमेंट है ब्रेटन वुड्स, ये याद रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या थी? कहते इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन ने एक नया चैप्टर बनाना शुरू कर दिया कि वॉर तो ओवर हो चुकी है, लेकिन अब हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है नए तरीके से. तो जिसके लिए हमें चाहिए, उन्होंने सोचा कि हमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी को मास प्रोडक्शन चाहिए. कहते मास प्रोडक्शन तब तक नहीं हो पाएगी जब तक मास कंजप्शन नहीं होगी. मतलब आप तभी प्रोड्यूस करोगे अगर उसको कोई खरीदने वाला हो. तो इसलिए मास प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए मास कंजप्शन. तो मास कंजप्शन के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए. आपके पास पैसा हो गया, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तभी आप कंज्यूमर गुड्स खरीदोगे ना. तो कंज्यूमर गुड खरीदने के लिए आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए, आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होनी चाहिए. तो इसके लिए आपको फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए. मतलब अब ये जो ब्रिटिश, या आप कह सकते हो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो स्टेबल कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सोचना शुरू कर दिया सारे तरीके फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने सोचा कि हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मार्केट कुछ नहीं कर पाएंगी, हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो इसलिए फ्लक्चुएशन कम होनी चाहिए प्राइसेस में, और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा. गॉट इट? तो सेकंड लेसन उन्होंने ये सीखा, कंट्री की इकोनॉमिक जो लिंक है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ होने ज़रूरी है. कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर. जो तीनों फ्लोज हैं उनको एक्चुअली गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ओनली देन वी विल हैव अ फुल एम्प्लॉयमेंट. इसके लिए उन्होंने मेन उनका एम था पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया. तो सब ने ये एग्री किया कि यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में जुलाई में हेल्ड की, और जिसको इस ब्रेटन वुड्स, जो कि न्यू हैम्पशायर यूएस में है, दिस यू कैन सी माउंट वॉशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड्स, यहाँ के इन मीटिंग को बुलाया गया. आपको याद रखना है जो आपका यूएन है, दैट वाज क्रिएटेड इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि दे शुड बी पीसफुल एटमॉस्फेयर विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो अभी यूएन आपका ओपन नहीं हुआ, दिस इज ओनली द प्रेपरेशन डन. यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी मीन रिलेटेड टू मनी, ये कॉन्फ्रेंस उनकी ब्रेटन वुड में करी गई. अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुई, उसमें उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ कहते हो, तो ये इसलिए इस्टेब्लिश की गई कि अगर आपको पैसा सरप्लस चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए, आपका घाटा जो है पूरा करने के लिए आप आईएमएफ से फाइनेंस ले सकती हो. तो ये ब्रेटन वुड में इसको इस्टेब्लिश किया गया. ओके. उसके बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको कि बाद में वर्ल्ड बैंक कहा गया, जिसको आप इससे बेटर मानते हो, ये भी एक फाइनेंशियल पोस्ट रिकंस्ट्रक्ट की गई. मतलब दीज वर द टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि अगर आपको कुछ लोन वगैरह, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो आप इंस्टीट्यूट से ले सकते हो. गॉट इट? तो दैट वाज हैपेंड इन द ब्रेटन वुड, जिसको ट्विंस बोला गया इन दोनों को. तो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज रेफर्ड एट ब्रेटन वुड सिस्टम. आपको याद रखना है ब्रेटन वुड सिस्टम का मतलब है दैट इज कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर दैट इम्प्लीमेंटिंग दिस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो आईएमएफ तो वर्ल्ड बैंक commerce financially operations in 1947 decision making these institutions is controlled by western industrial power. तो यूएस ने एक काफ़ी राइट ऑफ वीटो पावर करा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक. मतलब एक तरह से कह सकते हो दीज बोथ इंस्टीट्यूशंस वर इन यूएस. तो एक तरह से अपने आप को डोमिनेट करने के लिए, वर्ल्ड पावर बनाने के लिए इसने ये इंस्टीट्यूट ओपन करी थी. ओके. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो था दैट वाज लिंकिंग नेशनल करेंसी के साथ लिंक था मॉनेटरी सिस्टम के साथ. तो ब्रेटन वुड सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट, मतलब आपके रेट बढ़ेंगे कम होंगे नहीं, दैट विल बी फिक्स. इस सिस्टम में नेशनल जो करेंसी आपकी है, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी है, तो दैट वर पैक टू द डॉलर के साथ उसको फिक्स किया जाएगा, और रेट दैट विल बी द सेम, दैट वोंट फ्लोट. तो डॉलर इटसेल्फ वाज लॉन्च एंकर टू गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ ₹35 पर आउंस ऑफ गोल्ड. इसको फिक्स किया गया, दैट वाज द एक्सचेंज ऑफ करेंसी. तो अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स क्या थे? पोस्ट वॉर के
बाद, मतलब 1945 वाले ईयर की बात चल रही है, तो 45 टू 50 वो ईयर कैसे थी। तो ब्रेटन वुड सिस्टम जो था, इनोग्रेशन हुई, न्यू तरह का इनकम और ट्रेड शुरू हो गया। वेस्ट इंडस्ट्रीज नेशन जापान में खुलनी शुरू हो गई। वर्ल्ड ट्रेड काफ़ी बढ़ गया, दैट इज स्पीड ऑफ 8% बिटवीन 1950 टू 1970, एंड इनकम 5%, एंड ग्रोथ काफ़ी स्टेबल चल रहा था, हर चीज़ जैसे उसने सोची थी वैसे थी। फ्लक्चुएशन दैट वाज मिनिमल। और इस तरह आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी काफ़ी कंट्रोल था, दैट वाज एवरेज लेस देन 5% इन द मोस्ट इंडस्ट्री कंट्री। तो इस डिकेड में आप कह सकते हो तो टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हुआ, कंट्रीज दैट वाज हरी टू कैच अप विद द एडवांस कंट्री के साथ उन्होंने मिलना, मैचअप करना शुरू कर दिया और इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक बढ़ा दी। अब है डी कोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। डी कोलोनाइजेशन का मतलब है कॉलोनीज के अगेंस्ट। कॉलोनाइजेशन मैंने बोला है, इंपीरियलिज्म का मतलब है व्हेन वन कंट्री कंट्रोल्स द अदर, इसका मतलब है नॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय अदर कंट्रीज। तो हमें डी कोलोनाइजेशन मतलब वी आर नॉट सपोज टू कोलोनाइज द कंट्री बट दे शुड बी इंडिपेंडेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो काफ़ी सारे एरिया जो थे अभी भी यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर थे, लेकिन कुछ ही अगले नेक्स्ट 2 डिकेड तक एशिया अफ्रीका काफ़ी हद तक लिबरल फ्री होना शुरू हो गई। आपको पता ही है, जैसे 1945 में अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई है तो 1947 में इंडिया, 1948 में साउथ श्रीलंका और काफ़ी सारी कंट्री इंडिपेंडेंट होनी शुरू हो गई। इसी टाइम में अफ्रीका के कुछ काफ़ी सारी कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होनी शुरू हो गई। तो दैट वाज द इम्पैक्ट, क्योंकि जो इंग्लैंड जैसा था वो काफ़ी वीक हो चुका था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो ओवरबर्डन बाय पॉवर्टी, अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, देयर इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर हैंडीकैप हो चुकी थी इंग्लैंड वगैरह की। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिसको कि ट्विन बोला है ब्रेटन वुड्स की, तो डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड, जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, इंडस्ट्रियल कंट्री जो पावरफुल कंट्रीज है उनकी अगर डिमांड है तो दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय दीज टू इंस्टीट्यूशन। एंड उनके लिए ये नहीं सोचा गया कि जो पॉवर्टी वगैरह का चैलेंज है विद द लैक ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपिंग कंट्री, बैकवर्ड कंट्री के लिए ये इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर पा रही थी, ये सिर्फ डेवलप कंट्री के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। पर यूरोप और जापान काफ़ी दोबारा उसने अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड कर दी थी, एंड वो काफ़ी हद तक कम डिपेंडेंट थे इन दो इंस्टीट्यूशन में, मतलब दे डोंट वांट टू टेक लोन्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट, स्पेशली जापान एंड इंग्लैंड। तो इस तरह 1950s ऑनवर्ड क्या हुआ, ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशन थी वो अब शिफ्ट होना शुरू करेगी टू द डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि डेवलप कंट्री तो उनसे हेल्प ले नहीं रही हैं अब, इसलिए उन्होंने डेवलपिंग कंट्री को एड देना शुरू कर दिया। और जैसे कॉलोनीज एंड लेस डेवलप्ड रीजन्स वर्ल्ड हैड बीन अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स का बना शुरू कर दिया, तो अब कॉलोनीज तो इंडिपेंडेंट होनी शुरू हो गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड का होल्ड काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। तो दीज कंट्रीज वर फेसिंग अ पॉवर्टी एंड दे वर गेटिंग द गाइडेंस ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज, एंड इसको डोमिनेट कौन कर रहा है, फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स लाइक इंग्लैंड, स्पेन, यूएसए, फ्रांस, इन सबको, इन दोनों इंस्टीट्यूट को वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन द फॉर्मर कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल, चाहे ये जो डेवलपिंग कंट्री जो अभी उन्होंने आज़ादी ली है इंग्लैंड जैसी कंट्री ने, तो अभी भी वो डेवलप कंट्री के कंट्रोल में ही थी, क्योंकि किसी ना किसी तरह वो फाइनेंस देने के बहाने उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो लार्ज कॉरपोरेशन जो थी पावरफुल कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल यूएस, अभी तक उनको सिक्योर राइट टू एक्सप्लॉयट दिस डेवलपिंग कंट्री अभी तक एक्सप्लॉयट कर रहे थे। उसी टाइम डेवलपिंग कंट्री ने अपने आप को ग्रो करने के लिए वेस्टर्न इकोनॉमी में एक्सपीरियंस के कारण उन्होंने अपने आप को एक G77 ग्रुप ऑफ 77, ये भी आपने याद रखना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट वन, दिस स्टिल एग्जिस्ट। उन्होंने अपनी एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया, नियो, याद रखना है। तो G77 ने नियो को इस्टेब्लिश किया, मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी, जिसमें कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें कि एक्चुअली में इन डेवलपिंग कंट्री का पूरा कंट्रोल अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे हो, और उनकी असिस्टेंट जो है मोर डेवलपमेंट असिस्टेंट होनी चाहिए, उनके रॉ मटेरियल के पूरे प्रॉपर फेयर प्राइजेस उनको मिलने चाहिए, और दे कुड जस्ट हैव अ बेटर एक्सेस टू देयर मैन्युफैक्चरिंग गुड इन द डेवलप कंट्री, कि अगर वो अपनी गुड्स को डेवलप कंट्री में बेचने के लिए जाएं उनको उनका पूरा फेयर शेयर दिया जाए। ये आपने 4 चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ द G77 का जो मेन एम्स है। ओके,
यस। अब एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स होगा जो इंस्टीट्यूशन थी उसके बारे में है, एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो काफ़ी ईयर्स स्टेबल रहे, काफ़ी रैपिड ग्रोथ रही जैसे कि उन्होंने सोचा था पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो 1960 के बाद राइजिंग कॉस्ट ऑफ इस ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकन यूएस फाइनेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब यूएस ने जो अपनी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश की थी उसकी जो काफ़ी हद तक एक तरह से आप कह सकते हो वो वीकनेस आनी शुरू होगी, क्योंकि यूएस का डॉलर था जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस था, काफ़ी डोमिनेटिंग था। अब बाकी काफ़ी हद तक उसकी जो करेंसी डीवैल्यूट होनी शुरू हो गई थी, वो इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हो पा रहा था। इट कैड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू रिलेशन टू द गोल्ड। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो उन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट रखा था वो चेंज होके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आ गया, जिसको कि चेंज किया जा सकता था इन द वर्ल्ड ट्रेड। मतलब जो डॉलर की कीमत बनी हुई थी सारे वर्ल्ड मार्केट में, उसको अब लोग नहीं इतना चाह रहे थे कि दैट शुड बी द ओनली करेंसी इन द होल वर्ल्ड। तो 1970s के मिड में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम दैट वाज इंपॉर्टेंट वे में उसका चेंज ओवर होना शुरू हो गया। डेवलपिंग कंट्री जो थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ लोन लेने के लिए, असिस्टेंस लेने के लिए बढ़ी, बट दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से उनको बोला गया आपने सिर्फ वहीं से या प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लेना है। तो क्योंकि डेवलपिंग कंट्री दे वर डिपेंडेंट ऑन देम, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। इसके कारण पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस आने शुरू हो गए डेवलपिंग वर्ल्ड में, लोअर इनकम शुरू हो गई, इंक्रीज पॉवर्टी शुरू हो गई, स्पेशली लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड दैट वाज आल्सो हिट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट दैट बिकेन इन 1970 दैट रिमेन्ड हाई, और 1990 तक एमएनसीज आल्सो बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन टू द ऑपरेशन, दैट इज द बिकॉज ऑफ लो वेज एशियन कंट्री। अब आपकी एमएनसीज भी 1970s में काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी इंडिया, चाइना और एशियन कंट्री में। तो चाइना जैसे आपको पता है ये दैट गॉड, ये आपने याद करना है कि 1949 में चाइना गॉड द रेवोल्यूशन, और उसने पोस्ट वर्ल्ड वॉर के अपनी इकोनॉमी को सुधारा। और जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन क्लैश आपका हुआ था 1991 में, कोलैप्स मतलब सोवियत यूनियन यूएसएसआर के दैट डिवाइडेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दैट इज 1991 में इसका कोलैप्स हुआ। अर्लियर देयर वाज ओनली ट्रू पावर यूएस एंड यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया तो देयर यूज टू बी ओनली वन पावर दैट इज यूएस, दैट वाज डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे क्या है, चाइना में वेजेस काफ़ी कम थी, जैसे आपको पता है एमएनसीज दे वांटेड टू बी द प्रोडक्शन टू बी डन इन द चाइना, सो इसीलिए उन्होंने फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया चाइना एमएनसीज की। तो टीवीज, मोबाइल फोन्स, टॉयज एक्सेट्रा दैट वाज मेड इन द चाइना, द रीज़न इज़ द सेम, लो कॉस्ट उसका स्ट्रक्चर है और लो वेजेस थी। रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लो वेजेस शुरू हो गई, दैट इज़ अ ट्रेड और कैपिटल को काफ़ी हद तक उन्होंने सुधारा। इन द लास्ट 2 decades द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक जोग्राफी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एज अ कंट्री सच एज इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एक्सेट्रा। काफ़ी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इन चीज़ों को एमएनसीज ने अपना बेस्ट डेस्टिनेशन बना लिया टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। So that is all about this chapter. So just go through this. This is also easy one if you go properly.